नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। आप लोग मुझसे कई बार सवाल करते हैं कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कैसे आती है, तुम इतना पंगा कैसे ले लेते हो, इतना सच सच कैसे बोल लेते हो। तो आज मैं अपने शो में एक ऐसे शख्स से आपको मिलवा रहा हूं जिसकी हिम्मत मुझसे 1000 गुना ज्यादा है। आप सोचिए कैसे होंगे वो शख्स जो एक स्टिंग ऑपरेशन करते हैं और स्टिंग ऑपरेशन में भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए कैमरे पे पकड़ा जाता है। सोचिए वो कैसे शख्स होंगे जो बताते हैं कि सरकार में हथियारों के खरीद के नाम पर कितनी कमीशन खोरी चल रही है। और बावजूद इसके उनसे चिढ़ने के बजाय, उनसे नफरत करने के बजाय देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कहते हैं कि बहुत कम लोग बचे हैं ऐसे। ये बहादुरी, ये हिम्मत जिस शख्स के नाम है, उस शख्स का नाम है अनिरुद्ध बहल। और उसने फिर एक इतना बड़ा घोटाला खोला है जिसने पूरे देश को चौंका दिया, हिला दिया। 41,000 करोड़ का हेरा फेरी। हेरा फेरी करने वाले शख्स का नाम है अंबानी, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी के छोटे भाई। मेरे समझ में यह नहीं आया कि अनिल अंबानी के ऊपर हाथ डालने का मतलब क्या है। कोबरा पोस्ट के ऑपरेशन के बाद ईडी ने 3,500 करोड़ की उनकी संपत्ति अटैच कर दी। तो क्या इंतजार था कि कोबरा पोस्ट ऑपरेशन करे, अनिरुद्ध बहल ऑपरेशन करें, दिखाएं कि घोटाला कहां से हुआ, कहां शुरू हुआ, कहां खत्म हुआ, और उसके बाद उनकी प्रॉपर्टी अटैच की जाएगी। देश के ये बड़े बड़े कारपोरेट हाउस आपके पैसे को कैसे चूस रहे हैं, आपका खून चूस रहे हैं। मैंने कई जगह ऐसे देखी, 50,000 रुपए किसान पे कर्जा हुआ, सरकारी कर्जा नहीं दे पाया तो उसने पेड़ से लटक के जान दे दी। वहीं इस तरह हजारों करोड़ का खेल करने वाले आराम से घूम रहे हैं। अनिरुद्ध बहल कैसे ये सब कर लेते हैं? अनिल अंबानी का खेल क्या है? क्यों आखिर प्रधानमंत्री जी राफेल सौदे में उनको लेते गए? और अब दबाव बनाने का मतलब क्या? अमेरिका में ट्रंप की मुकेश अंबानी की दोस्ती है या अनिल अंबानी के कांग्रेस से कुछ रिश्ते? खेल क्या है? चलता हूं लेके सीधा अनिरुद्ध बहल के पास। आपको आपसे रिक्वेस्ट है, चूंकि एक दमदार, एक हिम्मत वाले शख्स के साथ आप बातचीत सुन रहे हैं, तो पूरी बातचीत सुनिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करिएगा। ये लिंक अपने दोस्तों को जरूर भेजिएगा। चलते हैं अनिरुद्ध भाई के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अनिरुद्ध बहल जी। मेरे सपनों में था मैं किसी दिन आपसे बात करूं, मुलाकात करूं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुलाकात हम लोगों की ऐसे लाइव होगी, और वो भी इस दौर के बाद होगी जब आपने शायद पिछले 1 साल का सबसे बड़ा घोटाला सामने लाया। अब अनिरुद्ध बहल या कोबरा पोस्ट कोई ऐसा नाम नहीं है जिसको मैं कोई भी इंट्रोडक्शन दूं, क्योंकि पूरी दुनिया में आप अपनी खोजी पत्रकारिता के लिए जाने जाते रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी को तो शायद आपके नाम से मिर्च लगती होगी, क्योंकि मैं कई बार वीडियो में बोलता हूं कि काय की नैतिकता की बात है जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष 1 लाख रुपए की रिश्वत देते हुए पकड़ा गया हो, तो वो भी श्रेय आपको, और खोजी पत्रकारिता के आप जनक माने जाते हैं। ताजा मामले पे बात करता हूं कि अनिल अंबानी पर जो आपने खुलासा किया है, विस्फोट किया है, उसने कारपोरेट को ही नहीं बल्कि पूरे देश के आम आदमी को ये सोचने पे विवश कर दिया। अमृत जी, मैंने उत्तर प्रदेश और बाकी कई राज्यों के वो उन जगह के दौरे किए हैं जहां 50,000 रुपए किसान पे कर्जा होता है। सरकारी सिस्टम उसको इतना दुखी करता है कि वो पेड़ से अटक के जान दे देता है। वहीं आपके बिल्कुल, सही बोला। खुलासे है ना, आपके खुलासे के मुताबिक 41,000 करोड़ का घोटाला अनिल अंबानी एंड कंपनी पर। पहले मैं कहूंगा कि अनिरुद्ध जी, ये दिमाग में आया कैसे आपके कि जो इंसान हमारे साहिब का इतना प्रिय है, जिसको राफेल के सौदे में एक दिवालिया कंपनी को लेकर साफ जाते हैं और राफेल सौदे में उसको शामिल कराते हैं, उसकी भी जन्म पत्री है, ये चीजें आती कहां से आपके पास, तो कैसे पूछते हैं? देखिए, ये चीज़ें आती हैं कि लोग, जैसे अब इतने दिनों का ट्रैक रिकॉर्ड है, लोग इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं, कभी एनोनिमस तरीके से इन्फॉर्मेशन भेजते हैं, कभी आके सोर्सेज मिलते हैं कि भाई साहब ये घोटाला हो रहा है, इसका कुछ करो जांच। तो इस टाइप से स्टोरियाँ आगे बढ़ती हैं। कोई हमारी खोपड़ी के अंदर तो कुछ डाल के नहीं चला जाता समाचार। ऐसे करते हैं, सोर्सेज होते हैं, लोग आके बताते हैं क्योंकि वो ट्रस्ट करते हैं हम लोग को कि हम लोग अगर करेंगे तो ठीक से कर देंगे और दबाव में नहीं आएंगे। अब देखिए, 30 तारीख को हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और हमने इनको क्वेश्चनेयर भेजा था 19 अक्टूबर को, पूरा डिटेल्ड क्वेश्चनेयर कि आप हमें करते। इन्होंने कोई एक क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया और 29 तारीख को ये हर जगह ढिंढोना पीटते रहे कि हम उनको डिफेम कर रहे हैं। अरे भैया, हमने स्टोरी पब्लिश नहीं करी, तुमको डिफेम कहां से कर दिया हमने? तो ढूंढना पीटते रहिए, हर जगह अपना चलाते रहे कि भाई साहब हम उनको डिफेम कर दिया, डिफेम कर दिया। तो और ये बेसिकली मीडिया को इंटिमिडेट करने की ताकत थी ताकि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करो
और मीडिया भी डर जाए कि अगर आप करोगे तो हम सबको नोटिस भेजेंगे। हमारे सारे पैनलिस्ट को नोटिस भेज दिया इन्होंने, क्योंकि पैनलिस्ट का नाम हमारे पोस्टर पे लिखा था, सबको नोटिस, परंजॉय जी को, प्रशांत को, सबको नोटिस मिल गया उसी नोट। मतलब कोई हद होती है किसी चीज की। हम लोग डेमोक्रेसी में बैठे हैं, पहले डिस्कशन भी ना कर पाए हम लोग। तो इस टाइप से हुआ। और मतलब और जैसे कि आपको अगर मैं स्टोरी के बारे में बताऊं, तो ये स्टोरी बहुत ही सिंपल है। हमने पाया 28,000 कुछ करोड़, 28,000 करोड़ से ऊपर का डाइवर्जन, फंड डाइवर्जन, और 1.5 बिलियन डॉलर्स का बाहर से जो पैसा आया वो डॉजी तरीके से फिर वापस चला गया। तो वो आने का और जाने का दौरा 1.5 बिलियन डॉलर, मतलब कुल मिला के हमने फिर डॉलर के रेट 85 से 41,000 की वो आंकड़ा निकला, और उससे कहीं ज्यादा ही है, लेकिन हम लोग ने कंजर्वेटिव तरीके से उतना निकाला। अब इसमें मुख्यतः बात यह है कि आपने ये पीरियड है 2006-7 के ऑनवर्ड्स, उसके ऑनवर्ड, जब हर एक इनकी लिस्टेड कंपनी को गवर्नमेंट के बैंक्स लोन दे रहे थे। अब लोन इन्होंने हचक के उठाया, हर अपनी लिस्टेड कंपनी में लोन उठाया, और उसके बाद तुरंत ये अलग अलग तरीके से उस लोन को निकालते थे। जैसे उदाहरण दे, रिलायंस इंफ्रा में 14,000, मतलब करीब 10,000 करोड़ निकाला, मिला मिलू के 14,000 करोड़ का इन्होंने, एक कंपनी थी CLO करके, इनकी NBFC थी, उसमें डाला। उसके बाद आगे उस कंपनी से उन्होंने शेल एंटिटीज में डाला, वो कोलैप्स हुई, और वो फंड आखिर एक प्रोमोटर कंपनी में चला जाता है। मतलब कैसे पब्लिक कंपनी से पैसा निकाल के अपनी प्राइवेट कंपनी में डालना। अच्छा, इनका एक और तरीका है, ये कई सारी शेल कंपनी खोलते हैं, उसका नाम बदलते रहते हैं। CLO का नाम 6 बार बदला उसने, पहले नाम सोनाटा था, आखिरी नाम मैं बता रहा हूं CLO। मतलब ये अपना ट्रेल छुपाने के लिए शेल कंपनीज का भी नाम बदलते हैं, मेन जो कंपनी है रिसीविंग, उसका भी नाम बदलते हैं, और फिर मर्जर कर देते हैं एक कंपनी में। मतलब कोई खोजता रह जाए, खोपड़ी खुजाता रह जाए, उसको ट्रेल ना मिले। ये तो हम लोग जूझते रहे, भैया इसका नाम अब क्या हुआ इसका नाम, और कनेक्टिंग द डॉट्स करते रहे, तभी ये जाके हमने ये सारा इसको कनेक्टेड डॉट्स किया, और किस किस कंपनी से कितना पैसा गया, कहाँ गया, ये सब हमने तस्वीरों में डायग्राम बना के दिया। ये ठीक है कि इतना किया, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि अनिरुद्ध जी, इस पूरे सिस्टम में काम करने के बाद आपको क्या लगता है कि इतने बड़े जो उद्योगपति हैं वो सरकार के संरक्षण के बिना इतने हजारों करोड़ का इधर से उधर घोटाला कर सकते हैं? भाई देखिए, इसमें बैंक ऑफिसर्स के ऊपर तो सस्पिशन जाता ही जाता है, NCLT प्रोसीडिंग्स पे भी जाता है, जो कि CBI अभी बता रही, ED CBI दोनों यही बोल रहे हैं कि NCLT प्रोसीडिंग्स के ऊपर उन्होंने क्वेश्चन खड़ा किया और बैंक ऑफिशियल्स के ऊपर क्वेश्चन खड़ा किया। अब आप ये देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा ने 2020 में और अपनी इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट में बताया कि ये फ्रॉड लोन है 2020 में, लेकिन तब भी उन्होंने उसके साथ सेटलमेंट करी, और FIR तो बाद में हुई। अब आज की तारीख में 4-5 बैंक बोल रहे हैं कि ये फ्रॉड है। आपका बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मतलब कोबरा पोस्ट तो बहुत बाद में आया है, उसके बाद ED CBI पीछे लगी, और भी एजेंसी पीछे लगी, सेबी ने आपको दंड दिया, तो मतलब कोबरा पोस्ट तो बहुत बाद में। अच्छा, सबके यहाँ आंकड़ा आ रहा था 3,000 करोड़ कि भाई साहब 3,000 करोड़ का फ्रॉड मिला है, फलाना मिला है। बैंक ऑफ बड़ौदा में तो और भी कम था, हमने पूरा दिखा दिया 41,000 करोड़ जो हमें मिला है। तो इन लोगों को नहीं मिल सकता है? अगर एक प्राइवेट एंटिटी जिसके पास कोई एक्सेस टू ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, एक्सेस टू बैंक स्टेटमेंट्स मिलना बहुत मुश्किल है, एक्सेस टू, मतलब हम लोग ने जाके अच्छा, हमने रिकॉर्ड सब पब्लिक डॉक्यूमेंट से निकाला, आपके MCA रिकॉर्ड्स कंपनी के, आपके सेबी के ऑर्डर्स, NCLT ऑर्डर्स, आपके फॉरेन जुरिस्डिक्शन से कंपनियों के हमने डेटा निकाला। तो मतलब सब ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट से हमने ये स्टोरी निकाली है कि ये लोग नहीं कर सकते थे। आपने अगर किसी को उधारी दी हो, चाहे 25,000 दी हो, आप फोन करके पूछोगे भैया क्या हुआ, पैसा कैसा है, कब लौटा रहे हो, और पैसा कहाँ खर्च किया। ये ऐसे हजारों करोड़ दे देंगे और पूछेंगे नहीं कहाँ पैसा इस्तेमाल हुआ। ठीक बात है, ये पूछने वाली बात इसलिए नहीं है क्योंकि सबको लगता था कि अनिल जी के संबंध बहुत ऊपर तक हैं,
और जाहिर है अगर मैं भी बैंक का बड़ा अफसर हूँ, मुझे पता चले कि भाई की दिवालिया कंपनी को साहब राफेल के धंधे में शामिल कराने ले गए हैं, तो मेरी हिम्मत कहाँ पड़ेगी। हाँ, एक आदमी डरेगा भैया मेरा हिस्सा मुझे दे दो, मैं भी कुछ बहती गंगा में हाथ धो लूँ। लेकिन ये बात भी सही है अनिरुद्ध जी, सितारे जब खराब होते हैं तो ऐसे ही खराब होते हैं, लेकिन खराब हुए क्यों? जो व्यक्ति इतनी सत्ता का दुलारा था, जिसको राफेल के सौदे में शामिल किया जा रहा था, वो अचानक ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सब किस तरह पालतू तोते हो गए हैं, इसकी चीजें छुपा नहीं है। जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, प्रधानमंत्री की मर्जी के बिना, सरकार की मर्जी के बिना ये संवैधानिक संस्थाएं काम कर लें, कोई यकीन कर नहीं सकता। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि आप तो बहुत अंदर तक सब चीजें जानते हैं, अब जो इंसान सत्ता का इतना दुलारा था, वो सत्ता से इतना दूर कैसे हो गया कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सब उसके घर पे पहुंचने लगे? देखिए, मेरा इसमें ये एनालिसिस है कि जब बैंक के ऑफिसर्स ने देखा, बैंक ऑफ बड़ौदा से जो बात शुरुआत हुई कि भाई साहब ये पैसा तो पूरा फ्रॉड तरीके से निकाला हुआ है, तो उन्होंने कहा, बैंक ऑफिसर ने, जो लास्ट बैंक ऑफिसर होगा, कि ये मेरे मेरे गले ना मर दे। जैसे वो नीरव मोदी में वो बैंक ऑफिसर्स के पीछे पड़ गए, जो बैंक पियून के पीछे पड़ गए थे भाई साहब। तो किसी ना किसी ऑफिसर ने देखा, तो उसने, भैया हम तो करें, ऑडिट रिपोर्ट करो भैया, अपना गर्दन इससे साफ करो, और बाद में फिर एफआईआर कर दो, ताकि भैया अपने ऊपर बात ना आए। अब बैंक ऑफिसर का ट्रांसफर होता रहता है, तो लास्ट में जो होगा, उसने कहा भैया मेरे ऊपर ना मर दे, तो उसने ये ऑडिट करके ये कार्यवाही शुरू कर दी। तो वो एक अपने आप एक चक्रव्यूह, एक पहिया घूमने लगता है। जब पहिया घूमने लगता है सिस्टम में, तो बहुत मुश्किल से रोका जाता है। हाँ, ये बात तो सही है अमृत भाई, लेकिन एक चीज और भी है कि ये जब फ्रॉड हो रहा था, तो उस समय में क्या लगता है कि केवल बैंक के लोग इसमें शामिल होंगे, या फिर कहीं सत्ता का भी ऊपर संरक्षण, अपना आशीर्वाद रहा होगा कि करते रहो, सैया भाई कोतवाल तो डर खाएगा? भैया ये तो यूपीए के लिए ये प्रश्न है कि सारे लोन्स यूपीए के समय गए हैं मैक्सिमम, और सारे एनसीएलटी भी, मतलब सबको पता चल गया था कंपनियां ठप होने वाली हैं। तो मतलब वहां पे रिकवरी प्रोसेस क्यों नहीं उस समय शुरू करी गई, और इतना इसका लोन एकदम जब तक नाक के ऊपर नहीं आ गया, तब तक मतलब बेहते शासन, बहुत ही मतलब एक कहेंगे पब्लिक फंड्स का एक मिसयूज हुआ है एक तरीके से। लेकिन इसमें सिस्टम का बहुत बड़ा है। देखिए, हमारा कोई भी सिस्टम है, हमें बीजेपी और कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। अगर कोई फ्रॉड हुआ है, चाहे बीजेपी के जमाने हुआ, चाहे यूपीए के जमाने हुआ, उसका कोई मतलब नहीं है पॉलिटिकल। उसका मतलब है कि अल्टीमेटली पब्लिक मनी क्या, बैंकों में किसका पैसा होता है? हम और आपका ही तो पब्लिक डिपॉजिट होता है। हमारा आपके पैसे से बैंक आगे पैसा देता है लोगों को। मतलब अल्टीमेटली तो नुकसान हम पब्लिक डिपॉजिटर्स का हुआ ना, बैंक का। बैंक ने हेयरकट ली, एनसीएलटी में 15,000 का की कंपनी 1 करोड़ में जा रही है भाई साहब, ये ऑथम को उन्होंने जो दी एक। तो मतलब जब इतना बड़ा हेयरकट मिल रहा है, और ये भी एक ईडी ने बोला कि एनसीएलटी में किस तरीके से ये सब मैनिपुलेट हुआ है, उसके ऊपर भी जांच कर रहे हैं वो लोग। ये हम तो नहीं बोल रही, तो एजेंसी बोल रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा एंगल है इसमें, कि एनसीएलटी में किस तरह से ये सब हेयरकट मिलता है कंपनियों को। दो बातें सामने आ रही हैं। एक बात सामने आ रही है जो आपने इशारा किया कि यूपीए के टाइम का हुआ, तो एक बात सामने आ रही है कि जब जब सरकार को लगता है कि अनिल अंबानी के कहीं जड़, कहीं तार यूपीए से जुड़े हुए हैं, तो अनिल अंबानी पे पेच कसे जाती है। दूसरी बात सामने आ रही है कि पिछले दिनों ट्रंप और मुकेश अंबानी की जो बातें थी, जो नीता अंबानी का एक बड़ा शो होने जा रहा था, वो जो अजय अतुल एक शो कर रहे थे, वो कैंसिल हुआ न्यूयॉर्क में। जिस तरह ईशा जी का एक शो हुआ, उसकी चर्चा हुई लंदन में। ये कहा जा रहा है कि ट्रंप से मुकेश अंबानी की जितनी दोस्ती बढ़ रही थी, पेंगे बढ़ रही थी, कुछ सोशल मीडिया पे तो इस तरह की खबरें चलने लगी कि मुकेश अंबानी के संपर्क में 100 सांसद। तो कभी कभी ये नाक को इधर से पकड़ने के लिए इधर से पकड़ लिया जाता है। तो लोग कह रहे हैं कि अनिल को टाइट किया गया कि मुकेश को इशारा हो जाए कि खेल कहां तक पहुंचा है। क्या इस तरह के आरोपों में भी कुछ सच्चाई रही होगी? अब ये तो पता नहीं, अब सत्ता की गलियारों में क्या होता है ऊपर से भाई साहब, हम ऊपर से हवा निकल जाती है इधर उधर, हमें तो कुछ पता नहीं लगता कि क्या, किसका क्या मोटिवेशन था या नहीं मोटिवेशन था। भाई अल्टीमेटली यू हैव अ पॉइंट, कि आपने पॉइंट रेज किया एकदम से। अभी क्यों सीबीआई ईडी तो जुलाई में ही जागी है, इससे पहले कहाँ थी? ये सही बात है, आपने बहुत ही एकदम मुद्दा उठाया भैया। जुलाई से पहले क्यों नहीं आप लोग ने उठाया इसको? आपकी ऑपरेशन के प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद 3-3.5 करोड़ की प्रॉपर्टी अनिल अंबानी की अटैच हो जाता है। तो ये कोबरा पोस्ट की ताकत का दम था कि आप ना एक ऑपरेशन लाए, आपकी जांच पड़ताल आई,
आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और 24 घंटे के अंदर 3,500 करोड़ की संपत्ति जब्त। क्या लगता है आपको? आप ही थे उसके पीछे? नहीं नहीं, मैं छोटा सा पत्रकार हूँ, हमारे पीछे कुछ नहीं होगा, लेकिन ये प्रोसेस में हो सकता है हो आगे। लेकिन एक बड़ी अनयूजुअल आपने चीज देखी होगी आज का, अगर आप टाइम्स ऑफ इंडिया उठाएं, जो पहले के आंकड़े आ रहे थे कि 3,000 का घोटाला है, और कहीं बस एक पेपर में शायद 2-3 हफ्ते पहले निकला था 11,000 का फिगर पासिंग में, कोई डिटेल नहीं थी। ना 3,000 के घोटाले के बारे में ना सीबीआई ईडी ने आप लोग को एजुकेट किया कि भैया पैसा कहां से गया, किस कंपनी से गया, कैसे निकला, कैसे गया बाहर। किसी ने कुछ एजुकेट नहीं किया, बस फ्रॉड फ्रॉड बोले जा रहे थे कि भैया डिपॉजिट ऐसे हुआ वैसे हुआ, कोई डिटेल नहीं दी किसी ने। कोबरा पोस्ट ने आके डिटेल दे दी पूरा डायग्राम्स के साथ कि 41,000 करोड़ का हमने फ्रॉड अभी तक पाया। अब कोबरा पोस्ट ने जो फिगर लिख दी या टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज में, विदाउट गिविंग क्रेडिट टू कोबरा पोस्ट, 40,000 की फिगर आ गई। अब ईडी भी बोल रहा है 40,000 भाई साहब, 40,000। तो मतलब 3,000 से एकदम जंप मार के हम लोग 40,000 तक तो पहुंचे, नहीं तो अभी तक तो यही 3,000 तक ही घूम रहा था ये मामला। अमित भाई, आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, देश के हर बड़े मीडिया संस्थान को आप जानते हैं। ये इतना डर, ये इतना खौफ बड़े बड़े मीडिया हाउस में क्यों है कि जब आपने आंकड़े लाए थे, जो वो आंकड़े इतने खतरनाक थे कि हर अखबार की, हर चैनल की वो लीड होना चाहिए था, 10-10 मिनट उस पर चर्चा होनी चाहिए थी। 41,000 करोड़ की हेरा फेरी का आरोप भी कम नहीं होता, वो भी देश के एक इतने बड़े उद्योगपति पे जिसका नाम हमेशा विवादों में रहा है। अनिल अंबानी का तो बिल्कुल नाता विवादों से शुरू से रहा है। बड़ी हैरानी होती है कि एक बाप के दो बेटे, एक बेटा देश का सबसे बड़ा आदमी और दूसरे बेटा इस फ्रॉड की दुनिया का बेताज बादशाह, और एक ही पिता है, दो बेटे हैं उसके। तो ये जो आप कहानी कर रहे थे, आप जो लेकर आए, ये बड़े बड़े मीडिया हाउस चला क्यों नहीं पाए? इनको डर किसका लगता है? कभी कभी मुझे लगता है कि जब तक कहीं से कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं आता तब तक मेन स्ट्रीम चैनल आगे बढ़ता भी नहीं है। तो मुझे वैसे सपोर्ट तो मिला उनसे, लेकिन बड़ी डर डर के उन्होंने स्टोरी करी कि कोई आके पकड़ ना ले उनको, और स्टोरी भी ऐसे चलाई जैसे कि अनिल अंबानी डिसमिसेस द क्लेम, मतलब वो पहले आया, स्टोरी बाद में आई। ये नहीं कि कोबरा पोस्ट ने खुलासा किया, अनिल अंबानी ने उसका खंडन किया, ऐसे नहीं, उल्टी स्टोरी आई कि अनिल अंबानी ने खंडन किया कोबरा पोस्ट की स्टोरी का। तो ये बड़ी अनयूजुअल सी खबर चली। और दूसरी मैंने बात आपको पहले भी बताई कि वो खबर हमने स्टोरी करी भी नहीं, पोस्टर में तो लिखा भी नहीं था कि किसका इनवाइट जो गया था, कि किसके ऊपर खुलासा हो रहा है, कुछ नहीं लिखा था नाम। मतलब इन्होंने एक दिन पहले से ही ढिंडोरा पीटना शुरू कर दिया कि हमारे ऊपर हो रही है, हम डिफेम हो रहे हैं, हम डिफेम हो रहे हैं। अरे पब्लिश नहीं हुआ तो तुम डिफेम कहां से होगा भैया, हमको ये बता दो जरा। और जो जर्नलिस्ट ये स्टोरी चला रहे थे, मतलब उनमें अकल नाम की कोई चीज नहीं है कि भैया डिफेमेशन पब्लिशिंग के बाद होता है ना। आप पहले से बोल रहे हो डिफेम होगा, अभी तक तो किसी ने कुछ बोला ही नहीं है। बड़ा मजेदार होता है ये कारपोरेट का। एक मुझे याद आ रहा है कि सज्जन जिंदल नाम, तो जहां तक मुझे याद आ रहा है, हो सकता है मैं भूल रहा हूँ। एक खबर आई कि एक दिन वो महाशय जी एक रेप के आरोप उस महिला ने लगाया। देश के बड़े बड़े चैनल के, मीडिया चैनल पे, वेबसाइट पे खबर आ गई। अब वो सुनाए के बाद में वो 100-200 करोड़ रुपए साल का विज्ञापन देते हैं। मुझे दिल्ली के जर्नलिस्ट ने बताया कि 15 मिनट के अंदर ये आया कि या तो ये खबर हटाओ तुरंत वेबसाइट से, वरना विज्ञापन गया। और 20 मिनट बाद तो अपने आप को देश का सबसे बड़ा चैनल कहते हैं, उनकी वेबसाइट से खबर हटा दी गई। हम लोगों ने बाद में उससे पूरी एक स्टोरी करी, तो हमारे ऊपर भी काम भर का प्रेशर आया कि यूट्यूब से खबर हटा दो। हमने कहा भाई हटी तो आज तक कुछ नहीं है, हम हटा तो नहीं पाएंगे। लेकिन आप सही कह रहे हैं कि जो बड़े मीडिया हाउस होते हैं, उन्होंने कोबरा पोस्ट की इस खबर को, जो देश को हिला सकती थी, उसको बहुत डर डर के छापा। और मजे की बात यह है कि विपक्ष ने भी जिस तेजी की मैं उम्मीद कर रहा था, उस तेजी से नहीं उठाया। यानी 41,000 करोड़ का मुद्दा ना मीडिया के लिए और ना विपक्ष के लिए, सत्ता तो क्यों बोलेगा, सत्ता का तो पोषित दुलारा रहा है वो शख्स। सब मिलके खेल कैसे कर सकते हैं अमृत भाई? अब देखिए, अब हमारी जो सीरीज शुरू होने वाली है वो लूट वाला सीरीज है, तो अभी इसमें और आने वाला है। और आने वाला है। उसमें थीम है इट हाउ इंडियन बिजनेस इज रॉबिंग इंडियंस। बड़ा सिंपल सा थीम है, मतलब जितने आपने फ्रॉड किए, कैसे पैसे निकाला, क्या आप कोलक धंधा कर रहे हो, सबका खुलासा होगा। और मेरी उम्मीद है कि 10-12 हम लोग इस पे एपिसोड करेंगे साल भर में, उम्मीद है। तो अब इसका आगे जो लूट वाला सीरीज में आएंगे,
अब इनकी प्रक्रिया अभी से ऐसी होगी, ये आगे देखने वाली बात है। लेकिन जो नॉन मेन स्ट्रीम चैनल्स है उन्होंने काफी सपोर्ट किया है, अभी भी रीजनल तरीके से बहुत धनाधन स्टोरी चल रही है। ये डर डर के, आपने सही बोला, डर डर के चलाया मेन स्ट्रीम ने, लेकिन मेरी आगे उम्मीद है कि शायद आगे ऐसा डर नहीं दिखाएंगे। अनुज भैया भाई, कुछ जी कुछ भी हो सकता है, एडवर्टीजमेंट का डर हो कि कोई केस कर देगा उसका डर हो। भैया हम लोग तो जान हथेली में लेके चलते हैं कि ना केस से डरते हैं ना कुछ। भैया इतने केस आ गए हैं, सब जीतते हुए आए हैं, हमें तो सत्य का सहारा है, आपको भी सत्य का सहारा है। भैया कुछ निकाल लो तो निकाल लो। हाँ अनुज भाई, क्या डरना। जब हमें चैनल तो पहलगांव के हमले के बाद सीधा सीधा ये चैनल बंद कर दिया गया, कह के कि आप राष्ट्र विरोधी हैं। सुप्रीम कोर्ट में के अगर नहीं होता सुप्रीम कोर्ट, तो चैनल बंद ही हो गया होता। लेकिन संविधान पे भरोसा है तो हम लोग तो करते रहते हैं। लेकिन आपने ये कह के कि आप और भी बिजनेस की बड़े खुलासे करने वाले हैं, मुझे लगता है कि अब हर बड़े बिजनेसमैन को अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए, अपना ब्लड प्रेशर वगैरह चेक रेगुलर करा लेना चाहिए। अनुरुद्ध भाई के लिस्ट में किस किसके नाम है, ये कब तक पता चल जाएगा? वो एक एक करके खुलासे होंगे, अब पहले तो नहीं बता सकते ना, नहीं तो पहले से ही बोल देंगे डिफेम कर रहे हैं हम। तो मतलब ये जानना चाहता हूँ, अगला खुलासा नवंबर में ही होगा, दिसंबर में होगा? हाँ, नवंबर में कोशिश कर रहे हैं कि नवंबर में ही हो। अनुरुद्ध जी, मैं कह रहा था कि किसी जमाने में अनुरुद्ध बहल एक ऐसी पत्रकारिता का नाम थे जिससे सत्ता प्रतिष्ठानों की नींद उड़ जाती थी। आपके रक्षा सौदे सौदे के जो आपके खुलासे थे, उसने पूरे देश को एक तहलका मचा दिया था, देश को सोचने पे विवश कर दिया था कि हमारे नेता ऐसे भी होते हैं। और अनिरुद्ध बहल और कोबरा पोस्ट और तहलका एक ऐसे नाम थे जिसने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को 1 लाख रुपए की ऑन कैमरा रिश्वत लेते हुए पकड़ा था। और हमने आज भी हम कहते हैं कि क्या नैतिकता की बातें कर रहे हो, ये वही पार्टी है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। अनुज जी, मेरा बड़ा निजी सवाल ये है कि ये सिस्टम, ये दौर वो है जब आवाज उठाने वालों को खत्म कर दिया जाता है। खत्म इन द सेंस कि उनकी इतनी परेशानियां उनके इर्द गिर्द बुझ जाती हैं कि उससे वो निकल नहीं पाते। तो इस तेज पतवार में आपको भी सामना करना पड़ा, आपके साथ ही कोई बहुत सारी कानूनी प्रक्रिया को करना पड़ा, एक बहुत अच्छी मैगजीन उसको बंद होना पड़ा तहलका। लेकिन अमरुद बहल अभी भी इस तूफान में एक दिया लेके खड़े हुए हैं। कब तक कर पाएंगे अनिल अंबानी, सरकार और इन सब बड़े बड़े लोगों के बीच में? कभी कभी डर लगता है थोड़ा बहुत अमरुद जी। डर तो नहीं लगता, लेकिन कभी कभी वो एनर्जी नहीं रहती है, बट स्टिल भी कोशिश करते हैं कि देश की जरूरत है तो करा जाए। लेकिन इसमें जस्ट टू गिव यू, जैसे आप अपने उदाहरण दे रहे थे, अब पिछले आप समझ लीजिए 2000 से ईयर 2000, 25 साल हो गए। 25 साल में मैं कैलकुलेशन कर रहा था, मैंने अपनी किताब में लिखा भी है, अब किताब में जो आंकड़े थे उससे कहीं ज्यादा हो गए हैं। कम से कम 800 दिन मेरे गए हैं कोर्टबाजी में। तो आप कैलकुलेट कर लो कि 800 दिन, और उसमें वो कैलकुलेट नहीं है कि भाई साहब आप एक दिन पहले कभी वकील से मिलते हो, कभी बाद में फिर वकील से मिलोगे, तो वो सब कैलकुलेशन नहीं है उसमें। सीधे कोर्ट प्रेजेंस या कहीं किसी ऑफिशियल इंक्वायरी में या कहीं किसी और ऑफिशियल उसमें कॉजी अथॉरिटी में इंक्वायरी में, कहीं कोई थाने वाले ने बुलाया, तो ये सब स्टोरीज के चक्कर में तो डूइंग अ स्टोरी इज नॉट इनफ, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। आज ही सवेरे में तहलका का एक पुराना एक हम लोग का जो इन्वेस्टिगेशन था, जिस इन्वेस्टिगेशन की आप चर्चा कर रहे थे, ऑपरेशन वेस्ट एंड, जिसमें पॉलिटिशियन बंगारू लक्ष्मण, जया जेटली, जिसमें सब कन्विक्ट हुए, आर्मी ऑफिसर्स कन्विक्ट हुए, उसी सिलसिले में एक बंदे की गवाही आज भी थी। तो 4 घंटे में कोर्ट में था, अभी दोपहर में ऑफिस आया हूं जब आपसे बात हुई थी। तो मतलब ये सिलसिला 25 साल पहले की बात है और 25 साल से मैं करता आ रहा हूं। तो मतलब ये कहानी हम लोग, जैसे आपने भी कोई कहानी कर दी, वो तो सबसे आसान काम है कि हमने सब इकट्ठा किया, रिसर्च किया, सोर्सेज से बात करी और हमने कहानी कर दी। कहानी के बाद क्या कहानी शुरू होती है, वो असली कहानी है। सर, आप बता रहे थे कि 800 दिन आपको कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़ा, तो ये पिछले जी पिछले कितने सालों में, पिछले कितने सालों में? 20-25 साल में। ये 50 में 800 दिन आपके कोर्ट कचहरी, वकील, पुलिस, इस सब में गुजरे। बहुत होता है समय कि आदमी थक जाता है, और शायद तंत्र की एक कोशिश होती है इसको तो थका दो, कोर्ट कचहरी मुकदमे। हाँ, आपने भी जी टूटे टूटे क्यों नहीं? कैसे कैसे काम कर पाते हैं अभी? देखो, मैं एक ऑथर भी हूं, मैं किताबें लिखता हूं, तो उसमें मगन रहता हूं।
दूसरा और भी कई सारे शौक हैं, हॉबीज हैं, तो उसमें होता है। फैमिली बड़ी स्ट्रांग है हमारी, मतलब फैमिली ओरिएंटेड है। कभी फैमिली ने रोका नहीं कि भाई साहब आप ये क्यों कर रहे हो, पागल हो क्या, सब अपने छत्ते में हाथ डाल रहे हो। तो ऐसा फैमिली ने भी बहुत सपोर्ट किया। तो ये सब कई सारे कारण का मिश्रण होके होता है, और इसमें दिलचस्पी भी है भैया, अच्छा भी लगता है। एक मुझे याद है कि वाजपेयी जी से किसी ने तहलका का उस जमाने में जिक्र आया था कि आप मैं टीवी में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। उस समय तो हमारे 50-60 प्रेस कॉन्फ्रेंस, पता नहीं कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए हैं। तो उस समय मैं चल रहा था टीवी में और वाजपेयी जी बैठे थे, तो उन्होंने इशारा करके किसी को बोला कि ऐसे लोग बहुत कम रह गए हैं। तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी ये कि प्राइम मिनिस्टर ने किसी को ऐसा बोला। तो एक तरीके से उससे बहुत सारी मतलब एंथुजियाज्म, प्रोत्साहन मिलता रहा लोगों का। एक बड़ा अच्छा सा आपको चुटकुला सुनाता हूँ। चुटकुला क्या है, सही घटना है। जब स्टोरी हुई थी हमारी तहलका, जिसका आप जिक्र कर रहे थे, बंगारू लक्ष्मण, जया जेटली वगैरह, 2001 में, तो मेरे इतना, क्योंकि पहली बार किसी ने वीडियो पे देखा था पैसे पकड़ते हुए पावरफुल को, तो बहुत बड़ा इंपैक्ट गया था इंडियन सोसाइटी में। मतलब ऑपरेशन वेस्ट एंड वाज मोर अ सोशियोलॉजिकल डॉक्यूमेंट देन अ इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी इन मेनी वेज। तो उसमें वन ऑफ माय फ्रेंड्स, वो बैंगलोर की सड़कों में चल रही थी, उसने मेरे को फोन करके बोला कि उसने शी ओवरहर्ड 2 वुमेन लेबरर आपस में बात कर रहे थे। उनको भी तहलका के बारे में पता चला था। तो एक औरत दूसरे औरत से बोल रही थी कि दिल्ली में तहलका जैसी नाम की एक मशीन बनी है, उसके सामने खड़े हो जाओगे तो मशीन बता देगी आपने कितना करप्शन किया है। तो मतलब इस तरह की जो आते थे। एक हमारा एक स्टाफर बस में चल के जा रहा था, तो वो कंडक्टर की किसी से लड़ाई हो गई वहां पे पैसेंजर से। तो पैसेंजर ने बोला तुम ओवर चार्ज कर रहे हो, मैं अभी तहलका को रिपोर्ट करता हूँ। क्या बात है, तो क्या बात मतलब इस तरह की अंदर अंदर जहन में लोगों के बात चला गया था वो, कि वी आर फॉर एक्सपोजिंग करप्शन। हाँ, मेरे ख्याल से यही सबसे बड़ी ताकत होती है आज पूरी दुनिया के, शायद जहाँ जहाँ भारतीय रहते हैं, कोई देश ऐसा नहीं है, भारतीय के अलावा भी कोई आदमी ऐसा नहीं है जो आपको, तहलका को, कोबरा पोस्ट को कुछ जानता नहीं है। एक सवाल लोग बड़ा कॉमन पूछते हैं कि तरुण तेजपाल कहाँ है, वो बिल्कुल गायब हो गए, दिखते नहीं है। वो आजकल उन्होंने एक बहुत अच्छी वो किताबें निकाली हैं इलस्ट्रेशन की, एआई बेस्ड, जो पुराने पुराने क्लासिक्स को वो ग्राफिक नॉवल के तरीके से उसको सामने ला रही हैं। जैसे बहुत पुराने पुराने नॉवेल्स जो हैं जिनका कॉपीराइट नहीं है, बहुत ही अच्छे प्रोडक्शन करके अभी मेरे ख्याल दिवाली के समय ही लॉन्च किया हुआ है। एआई कंपनी चला रहे हैं वो, गोवा में बैठ के। तो आप दोनों दोस्त हैं, अभी भी मिलते जुलते हैं? जी जी, मिलते जुलते हैं, दोस्त भी हैं, कभी कभी मिलते हैं, अक्सर नहीं होता ऐसा। बहुत अच्छी बात है अमरुद भाई, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि ये जो आग है, ये दुष्यंत की लाइन है, ये आग कहीं भी हो, आग जलती रहनी चाहिए। इस तंत्र को आप जैसे लोगों की बहुत जरूरत है। बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया मुझे, धन्यवाद। ये थे अनिरुद्ध बहल। पूरी बातचीत आपने सुनी, कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर, क्योंकि इतनी बहादुरी वाली बातचीत को आपकी सराहना मिलनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।